हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 29। मुन्ना चाहता था काशी की सगाई के बाद गौरी जल्द से जल्द वापस इंदौर चली जाए। मुन्ना गौरी का सामना नहीं कर पा रहा था, लेकिन गौरी तो ठहरी गौरी, वो इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती थी। उसने मुन्ना को प्यार भरी धमकी दी और वहां से चली गई। गौरी के जाने के बाद मुन्ना और ज्यादा परेशान हो गया। वह गौरी के साथ ऐसा बर्ताव करना नहीं चाहता था, लेकिन वंश के लिए मजबूर था। गौरी के जाने के बाद मुन्ना वहीं खड़ा सोच में डूबा रहा। मुरारी किसी काम से उधर से गुजरा। उसने जब मुन्ना को ऐसे देखा तो उसके पास आया और कहा, जब पुतला बन के काहे खड़े हो, कोनो प्रकट होने वाला है क्या? मुरारी की आवाज से मुन्ना की तंद्रा टूटी। उसने नाम में गर्दन हिलाई और वहां से चला गया। मुरारी उसे जाते हुए देखता रहा और फिर मन ही मन खुद से कहा, सुबह तो ये ठीक था, अब एकदम से 12 काहे बजे हैं इसके चेहरे पे, पता लगाना पड़ेगा। मुरारी वहां से चला गया। मुन्ना बरामदे से होकर बाहर जाने लगा कि काशी ने उसे फिर बुला लिया। वहां गौरी है सोचकर मुन्ना के कदम ठिठके, लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस ली और कमरे में चला आया। मुन्ना भैया, वो गौरी को मार्केट से कुछ लेना है, आप साथ ले जाएंगे प्लीज? काशी ने कहा। क्या चाहिए बताओ, हम ला देते हैं। मुन्ना ने बिना गौरी की तरफ देखे कहा, लड़कियों वाला सामान चाहिए, ला दोगे? कहो तो बता देती हूँ, वो मुझे गौरी ने इतना ही कहा कि मुन्ना ने उसकी बात काटते हुए कहा, हम बाहर आ जाइए। मुन्ना की शक्ल देखकर गौरी को हंसी आ गई। काशी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम बहुत शैतान हो गौरी। अरे, उसने पूरी बात सुनी ही नहीं। मैं तो वैसे बेल्ट की बात कर रही थी। अब लेडीज बेल्ट के बारे में तुम्हारे भैया को कैसे पता होगा? गौरी ने कहा, हाँ, नमन है तुमको, अब जाओ वरना मुन्ना भैया कहीं तुम्हें छोड़कर ना चले जाएं। काशी ने कहा तो गौरी ने अपना पर्स लिया और वहां से चली गई। मुन्ना बाहर बाइक स्टार्ट किए खड़ा था। गौरी आकर उसके पीछे बैठ गई, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस बनाकर, ताकि मुन्ना को लगे कि वह अब भी उससे नाराज है। सूरज ढल चुका था और बनारस की सड़कें दुकानों की रोशनी से जगमगा रही थी। मुन्ना खामोशी से गौरी के साथ आगे बढ़ रहा था। मुन्ना को नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है, और ना ही गौरी ने उसे बताया। वह बस आगे बढ़ते जा रहा था। अचानक से मुन्ना को ब्रेक लगाना पड़ा। पीछे बैठी गौरी उस पर आ गिरी। ये ब्रेक लगाकर तुम क्या जताना चाहते हो? देखो, अगर मुझसे नाराज हो तो नाराज रहो, ये ब्रेक मारकर मेरा फायदा मत उठाओ। गौरी ने झूठ मूठ का नाराज होकर कहा, हमने कोई फायदा नहीं उठाया है, वो ब्रेकर ना दिखने की वजह से अचानक ब्रेक लगाना पड़ा। मुन्ना ने अपनी सफाई में कहा, वाह जी वाह, क्या बात है, चोरी और सीना चोरी। मैं जानती हूँ तुमने जानबूझकर किया है। सीधे मुंह बात करने में शर्म आती होगी ना तुम्हें? वैसे भी लड़कों को अच्छे से जानती हूं मैं, ब्रेक मारने के बहाने पास आने का सोचते हैं। गौरी ने मुन्ना को चिढ़ाने के लिए कहा। मुन्ना ने सुना तो थोड़ा आगे खिसका इतना कि बाइक की टंकी पर आ बैठा और थोड़ा गुस्से से कहा, अब ठीक है? हाँ ठीक है, अब चलो। गौरी ने कहा, क्या तुम मुझे बताओगी जाना कहाँ है? मुन्ना ने झुंझलाते हुए कहा, मुझे कल सगाई में पहनने के लिए एक नेकलेस लेना है, तो क्यों ना वहीं चले? गौरी ने कहा तो मुन्ना ने बाइक आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद ही मुन्ना गौरी के साथ शॉप पर पहुंचा। मुन्ना ने बाइक साइड में लगाई और गौरी के साथ अंदर चलाया। दुकान के मालिक ने मुन्ना को देखा तो दिखते ही पहचान गया और कहा, अरे मुन्ना भैया, बड़े दिनों बाद आए, विधायक जी कैसे हैं? नमस्ते अंकल, पापा ठीक है, वो इनके लिए कुछ नेकलेस दिखाइए। मुन्ना ने मुस्कुरा कर कहा, छोटू, मुन्ना भैया को वो नए वाले डिजाइन दिखाना। दुकान के मालिक ने दुकान में काम करने वाले छोटू से कहा और मुन्ना को उधर जाने का इशारा किया। मुन्ना गौरी के साथ छोटू की तरफ चला आया। मुन्ना को इन चीजों की आदत नहीं थी, इसलिए उसने गौरी से देखने को कहा। छोटू गौरी के सामने सुंदर सुंदर डिजाइन रखने लगा, लेकिन गौरी को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। काफी देर हो गई तो मुन्ना ने गौरी की तरफ देखा
गौरी ने अपने कंधे उचकाए और कहा, इनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। मुन्ना भैया, आप ही पसंद कर लीजिए ना भाभी जी के लिए। छोटू ने गौरी को मुन्ना की गर्लफ्रेंड समझकर कह दिया। गौरी मुस्कुराने लगी और मुन्ना ने घूरते हुए छोटू को देखा और कहा, पहली बात तो ये कि जे तुम्हारी भाभी नहीं है, और दूसरी बात जे कि कुछ ढंग का है तो दिखाओ, वरना अपना मुंह बंद रखो। मुन्ना की बात सुनकर बेचारा छोटू सहम गया। उसने धीरे से हाँ में गर्दन हिलाई और दूसरे डिजाइन गौरी के सामने रखने लगा। गौरी ने एक डबल चेन वाला पेंडेंट उठाया और उसे गले में पहनने की कोशिश करने लगी। वह पहन नहीं पा रही थी या ना पहनने का नाटक कर रही थी, ये तो अब वही जानती थी। लेकिन उसे परेशान होते देखकर छोटू से रहा नहीं गया और उसने मुन्ना से फिर कहा, मुन्ना भैया, वो पहनने में दीदी की मदद कर दीजिए ना। मुन्ना ने एक नजर छोटू को देखा तो वह सहम कर फिर अपने काम में लग गया। मुन्ना ने देखा गौरी उस चेन को नहीं पहन पा रही थी। वह उठा और गौरी के पीछे आकर उसके हाथों से चेन लेकर खुद उसे पहनाने लगा। ये करते हुए मुन्ना के चेहरे पर कोई भाव नहीं थी, पर उसकी इस हरकत ने गौरी के दिल को जरूर धड़का दिया। सामने पड़े शीशे में वह अपने पीछे खड़े मुन्ना को चेन का हुक बंद करते हुए देख रही थी। मुन्ना की नजर शीशे पर गई तो उसकी नजरें गौरी से जा मिली और उसका दिल धड़क उठा। मुन्ना साइड हट गया। अब चूंकि वो चैन मुन्ना ने गौरी को अपने हाथों से पहनाया था, इसलिए उसे उतारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने वो चेन और पेंडेंट खरीद लिए। मुन्ना ने पैसे देने चाहे तो गौरी ने उसे रोक दिया और खुद बिल पे करके कहा, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ मुन्ना। गौरी की ये बात न जाने क्यों मुन्ना को चुभन का एहसास दे गई। जब उसे लेकर बाहर चला आया, गौरी ने कुछ और सामान खरीदा जो कि बेवजह था। वह बस कुछ वक्त मुन्ना के साथ बिताना चाहती थी ताकि उसकी परेशानी के बारे में पता लगा सके। लेकिन मुन्ना, वो न जाने किस मिट्टी का बना था, उसने गौरी के सामने कुछ भी जाहिर नहीं किया। मुन्ना काशी के साथ मार्केट में ही था कि वंश का फोन आया। हे मुन्ना, कहाँ है तू? मैं कब से तेरा वेट कर रहा हूँ। वंश ने कहा, वो हम बाहर हैं, तू कैब करके घर चले जाना प्लीज। मुन्ना ने कहा, तेरा सही है, चल ठीक है, मैं चला जाऊंगा। वैसे तू कल आ रहा है ना? ऑफ कोर्स तू आ रहा है, हमारी बहन की सगाई है, सुबह मिलना, तेरे लिए एक सरप्राइज है, चल बाय। वंश ने कहा और फोन काट दिया। हेलो वंश, क्या सरप्राइज हो सकता है? ये लड़का भी ना पता नहीं अब क्या पागलपंती करने वाला है। कहते हुए मुन्ना ने अपने फोन को जेब में रख लिया। गौरी बैग हाथ में लिए शॉप से बाहर चली आई और कहा, सब हो गया, आई थिंक हमें अब घर चलना चाहिए। मुन्ना ने बाइक स्टार्ट की और गौरी को लेकर घर चला आया। घर आया तब तक सब खाना खा चुके थे और सब अलग अलग ग्रुप में बैठकर बातें कर रहे थे। मुन्ना, चलो आओ, हमने तुम्हारा खाना लगा दिया है, आकर खा लो। गौरी, तुम्हारे लिए भी लगवा दे? सारिका ने पूछा। नहीं आंटी, मेरा पेट फुल है, मैं नहीं खाऊंगी। कहते हुए गौरी काशी के कमरे की तरफ चली गई। मुन्ना को भूख नहीं थी, लेकिन सारिका के कहने पर चला आया। सारिका ने उसके लिए प्लेट में खाना परोसा और वहीं उसकी बगल में बैठ गई। बड़ी माँ, हम खा लेंगे, मुन्ना ने कहा। कोई बात नहीं मुन्ना, वैसे भी अब कोई काम नहीं है और काफी दिनों से तुमसे अच्छे से बात भी नहीं हुई। हम तुमसे कुछ पूछें? सारिका ने बड़े ही प्यार से कहा। पूछिए ना, मुन्ना ने निवाला तोड़कर खाते हुए कहा। तुम ठीक हो ना मुन्ना? सारिका ने पूछा। सारिका का सवाल सुनकर मुन्ना खाते खाते रुक गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने खुद को नॉर्मल रखते हुए सारिका की तरफ देखा और कहा, हाँ बड़ी माँ, हम ठीक हैं। सारिका एकटक मुन्ना को देखते हुए मुस्कुरा उठी और कहा, मुन्ना, जानते हो ईश्वर ने हमें सच बोलने के लिए सिर्फ मुंह ही नहीं बल्कि आंखें भी दी है। तुम कितना भी छुपाओ लेकिन तुम्हारी आंखों से सब पता चल जाता है। अब बताओ क्यों परेशान हो? क्या अब तुम अपनी बड़ी माँ से छुपाओगे? ऐसी बात नहीं है बड़ी माँ, बीते दिनों में जो कुछ भी हुआ उसके बाद से हम थोड़ा अपसेट हैं। हम जानते हैं धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुन्ना ने कहा। मुन्ना, तुम जानते हो तुम ऐसे क्यों हो? क्योंकि तुम अपनी हद से ज्यादा सबकी परवाह करते हो, कभी अपने बारे में नहीं सोचते। तुम्हें थोड़ा खुद के लिए भी सोचना चाहिए बेटा। तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम्स हो चुके हैं,
अब तुम्हें फैमिली की टेंशन छोड़कर अपने सपनों पर ध्यान देना चाहिए। सारिका ने मुन्ना को समझाया। पापा ने जॉब देखा है हमारे लिए, काशी की सगाई के बाद हम वही करने का सोच रहे हैं, मुन्ना ने कहा। अरे जॉब क्यों? पापा का ऑफिस बंद पड़ा है, तुम उसे फिर से शुरू कर सकते हो बेटा, सारिका ने कहा। नहीं बड़ी माँ, पहले कुछ साल हमें अनुभव की जरूरत है, उसके बाद ही हम ऐसा कुछ करेंगे, मुन्ना ने कहा। ये भी ठीक है। अगर कभी भी तुम्हें लगे कि तुम्हें किसी से कुछ शेयर करने की जरूरत है तो बेझिझक आकर हमसे कहना, सारिका ने कहा तो मुन्ना ने हामी गर्दन हिला दी। खाना खाकर मुन्ना घर के लिए निकल गया। गौरी यहाँ थी और ऐसे में मुन्ना यहाँ रुककर अपनी परेशानियां और नहीं बढ़ाना चाहता था। अगले दिन सुबह सुबह घर में सबकी भागदौड़ शुरू हो गई। कोई नहाने की जल्दी में था तो कोई नाश्ते के लिए परेशान था, कोई आंगन में बैठा चाय की चुस्कियों के साथ अपने पुराने किस्से सुना रहा था तो कोई सगाई में पहनने वाले कपड़ों को लेकर परेशान। कुल मिलाकर शिवम के घर में आज काफी चहल पहल थी। सारिका ने सबके नाश्ते का इंतजाम करवा दिया था। काशी अभी तक सो रही थी, जबकि उसके बाकी दोस्त उठकर नहा चुकी थी। सारिका उन सबको नाश्ते के लिए बोलने आई थी। उसने जब देखा कि काशी सो रही है तो गौरी से कहा, अरे अपनी दोस्त को उठाओ, हारिस की सगाई है और ये लड़की अभी तक सो रही है। आंटी रात भर शक्ति से फोन पर बातें करेगी तो यही हाल होगा। आप जाइए, मैं उसे उठाती हूँ, गौरी ने हंसते हुए कहा। ठीक है बेटा, तुम सब भी बाहर आ जाओ, नाश्ता तैयार है, कहकर सारिका वहां से चली गई। गौरी काशी के पास आई और धीरे से उसके कान के पास आकर जोर से उसके कान में कहा, शक्ति की दीवानी उठ जाओ, सूरज निकल आया है। घबराकर काशी एकदम से उठी। जब उसने देखा कि गौरी बाकी सबके साथ मिलके उस पर जोर जोर से हंस रही है तो उसने पास पड़ा कुशन उठाया और गौरी की तरफ फेंकते हुए कहा, गौरी की बच्ची, तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। कुशन गौरी को लगता इससे पहले ही गौरी नीचे झुक गई और काशी को चिढ़ाते हुए कहा, उसके लिए तुम्हें पहले मुझे पकड़ना होगा, चलो आ जाओ। अच्छा रुको, अभी बताती हूँ, कहते हुए काशी उठी और गौरी के पीछे भागने लगी। दोनों कमरे में यहाँ वहां भाग रही थी, लेकिन गौरी इतनी फुर्तीली थी कि काशी के हाथ ही नहीं आई और कमरे से बाहर निकल गई। भागते हुए गौरी को ध्यान नहीं रहा और वह बाहर से आते हुए मुन्ना से जा टकराई। वहीं पास से कृष्णा फूलों की टोकरी लिए अंदर जा रहा था। अचानक इस हरकत से वह डर गया और उसके हाथ से टोकरी ऊपर उछल गई, जिसमें से फूल बाहर आ गिरे। गौरी गिरते से पहले ही मुन्ना ने उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। कृष्णा के हाथ से उछली टोकरी में रखे फूल उन दोनों पर आकर गिरने लगे। गनीमत था उस वक्त वंश वहां नहीं था, वरना बेचारे का दिल टूट जाता। लेकिन आंगन की तरफ आती मुरारी की नजर गौरी और मुन्ना पर चली गई। उन दोनों को साथ देखकर मुरारी वहीं रुक गया और बड़बड़ाया, साला हमको पहले ही लगता था कि इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ चल रहा है। बेटा मुन्ना, हम भी तुम्हारे बाप हैं, पता तो लगा ही लेंगे। वैसे का गजब का सीन है जो देखकर हमको हमारी जवानी वाले दिन याद आ गए। बाय गॉड, एक को बात हम भी मेगी से ऐसे ही टकराए थे, बस फूल ना गिरे थे हम पर। ए मुरारी, यहाँ क्या कर रहे हो? तुमको पंडित जी से मिलने को कहा था और तुम होगी छिपकली बनके दीवार से चिपके हो। हमारी गलती है, हम तुमको कहे ही क्यों, चिपके रहो मगरमच्छ बनके। आई ने आकर मुरारी को डांटते हुए कहा तो मुरारी अपने ख्यालों से बाहर आया और आई के पीछे पीछे चल पड़ा। अब क्या शाम तक ऐसे ही रहने का इरादा है? गौरी ने कठोरता से कहा तो मुन्ना की तंद्रा टूटी। उसने गौरी को छोड़ दिया और अपने गिरे फूलों को हटाते हुए कहा, माफ करना, वो हमने देखा नहीं था। काश तुम देख पाते, गौरी ने मुंह बनाकर कहा और वहां से चली गई। मुन्ना उसके तानों को अच्छे से समझता था, इसलिए कुछ नहीं कहा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। दरअसल वंश उसे सुबह से 10 बार फोन कर चुका था और घर आने को कह रहा था। हे मुन्ना, आ गया तू? इधर आ जल्दी, देख ये कैसा है। वंश मुन्ना को लेकर बिस्तर के पास आया और वहां पड़े कपड़े दिखाते हुए कहा, अच्छा लग रहा है, लेकिन तुमने 2 जोड़ी एक जैसे क्यों ली? मुन्ना ने पूछा। अरे हमारी बहन की सगाई है, दोनों भाई एक जैसे कपड़े पहनेंगे, क्या गजब लगेंगे, मतलब कतई बवाल है ना।
वंश ने चिहुकते हुए कहा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? गौरी ने वंश के कमरे का दरवाजा खटखटाया। अरे गौरी, आओ ना, पूछ क्यों रही हो? तुम इस घर में कहीं भी आ जा सकती हो, इसे अपना ही घर समझो। वंश ने कुछ ज्यादा ही अपनापन दिखाते हुए कहा। हालांकि उसकी बात सुनकर मुन्ना ने मुश्किल से थूक निकला, क्योंकि वंश किसी से ऐसे बिहेव करे ये तो मुमकिन नहीं था, पर वो ऐसा पहली बार कर रहा था। हो वाह, ये कपड़े तुम शायद शाम में पहनने वाले हो, है ना? गौरी ने बिस्तर पर पड़े ड्रेस देखते हुए कहा। हाँ, मैं और मुन्ना एक जैसे कपड़े पहनने वाले हैं। कैसे हैं? वंश ने खुश होकर कहा। मुन्ना का पता नहीं, पर तुम पर यह ड्रेस बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हारी पर्सनैलिटी के हिसाब से। गौरी ने मुन्ना को जलाने के लिए वंश की तारीफ करते हुए कहा। हालांकि मुन्ना को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो खुद मानता था वंश की पर्सनैलिटी उससे ज्यादा अच्छी है। थैंक यू, वैसे मैं मुंबई से तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया था। वंश ने कहा। क्या? सच में? तुम कितने अच्छे हो, दिखाओ ना क्या लाए हो। गौरी ने कुछ ज्यादा ही खुश होने का नाटक करते हुए कहा। अरे वो बहुत मामूली सी चीज है, मुझे शर्म आ रही है देने में। वंश ने शर्माते हुए कहा। अरे अब शर्माना बंद करो और दिखाओ मुझे। गौरी ने कहा तो वंश ने उसे रुकने का इशारा किया और खुद कबर्ड की तरफ चला गया। गौरी की नौटंकी देखकर मुन्ना जैसे ही वहां से जाने लगा, गौरी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और धीमी आवाज में कहा। मुझे लगता है तुम्हें इन सबसे कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए, या फिर मैं ये समझ लूं कि तुम्हें बुरा लग रहा है इसलिए तुम जा रहे हो। गौरी को गलत साबित करने के लिए मुन्ना वहीं रुक गया। वंश गौरी की तरफ आया, उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। वंश ने उसे गौरी की तरफ बढ़ा दिया। गौरी ने उसे खोला, उसमें बहुत ही सुंदर झुमके थे। गौरी ने उन्हें वापस वंश की तरफ बढ़ा दिया तो वंश के चेहरे की खुशी एकदम से गायब हो गई और उसने कहा। क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आए? वहां मॉल में सबसे सुंदर यही लगे मुझे, इसलिए मैंने खरीद लिया। बहुत सुंदर है, जब तुमने खरीद लिए हैं तो तुम खुद ही पहना दो अपने हाथों से। गौरी ने मुन्ना की तरफ देखकर कहा। वंश ने सुना तो खुशी के मारे उसका दिल धड़कने लगा और वह मुस्कुरा उठा। गौरी को झुमके पसंद आए, ये उसके लिए बहुत खुशी की बात थी, लेकिन वही जब मुन्ना ने सुना तो उसका खून जल गया। गौरी के करीब किसी और का जाना वह कैसे देख सकता था, फिर सामने खड़ा शख्स उसका भाई ही क्यों ना हो। वंश ने डिब्बे से एक झुमका निकाला और दूसरा झुमका डिब्बे समेत मुन्ना के दूसरे हाथ पर रख दिया। बेचारा मुन्ना, अब तो उसे ना चाहते हुए भी ये देखना पड़ेगा। मुन्ना अपने दांत भींचे मुश्किल से चेहरे के भावों को छुपाए खामोश खड़ा उन दोनों को देख रहा था। जैसे ही वंश गौरी के करीब आकर उसके कान में झुमका पहनाने लगा, मुन्ना की हाथ की मुट्ठी भिज गई और उसे चुभन का एहसास हुआ। ऐसे वक्त में वह न गौरी को कुछ कह सकता था, ना ही वंश को। मुन्ना से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने हाथ में पकड़ा डिब्बा और झुमका गौरी के हाथ में रखा और वहां से चला गया। इससे क्या हुआ? वंश ने हैरानी से कहा। शायद उसे ये सब चीजें देखने की आदत नहीं है, वो थोड़ा बोरिंग टाइप है ना, इसलिए। ये दूसरे वाला मैं खुद पहन लूंगी। थैंक यू वंश, कहते हुए गौरी जाने लगी। सुनो गौरी, मुझे तुमसे कुछ कहना था, वंश ने अपने धड़कते दिल के साथ कहा। शाम में बात करते हैं, बाय, अभी मुझे कुछ काम है, कहकर गौरी चली गई। तो दोस्तों ये था मैं तेरी हीर भाग 29। इसका अगला भाग आप मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मैं तेरी हीर और साथ में हाँ ये मोहब्बत है।